नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। खास रिपोर्ट की हम शुरुआत कर रहे हैं बात चीन की शातिर चाल की। चीन सिर्फ बॉर्डर पर ही साजिशें नहीं चल रहा, चीनी साजिश का खेल हिंदुस्तान की सीमा के अंदर भी खेला जा रहा है। पिछले हफ्ते 1000 करोड़ रुपए का हवाला कारोबार को लेकर एक चीनी नागरिक लुओ सांग उर्फ चार्ली पेंग को हिरासत में लिया गया था। इनकम टैक्स के अधिकारियों ने हवाला कारोबार को लेकर लुओ सांग से लंबी पूछताछ की है तो पता चला कि चार्ली पेंग एक जासूसी नेटवर्क का हिस्सा है। वो बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा की जासूसी कर रहा था। लुओ सांग कैसे जासूसी को अंजाम दे रहा था और इस जासूसी का मकसद क्या था, इस खास रिपोर्ट में देखिए। चालबाज चीन कैसी साजिशें रच रहा है, हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए कैसे कैसे हथकंडे अपनाता है, ये खुलासा न होता अगर जांच एजेंसियों के हत्थे ये चीनी नागरिक न चढ़ता। तस्वीर में दिख रहा ये शख्स चीनी नागरिक लुओ सांग उर्फ चार्ली पेंग है। पिछले हफ्ते जांच एजेंसियों ने लुओ सांग को हवाला कारोबार से जुड़े मामले में हिरासत में लिया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट समेत कई जांच एजेंसियों ने लुओ सांग से लंबी पूछताछ की। लुओ सांग ने कुछ ऐसे खुलासे किए हैं जिन्हें सुनकर पूछताछ करने वाले अफसर भी हैरान हैं। अफसरों ने इस मामले में जांच हवाला कारोबार के एंगल से शुरू की, लेकिन पूछताछ के दौरान कई नए एंगल जुड़ते चले गए। पूछताछ में पता चला कि लुओ सांग 2014 से बौद्ध धर्म के सर्वोच्च गुरु और तिब्बत के आध्यात्मिक नेता दलाई लामा और उनके सहयोगियों की जासूसी कर रहा था। वो दलाई लामा की जानकारी चीन भेजता था। दिल्ली में लुओ सांग उर्फ चार्ली पेंग ने हवाला के साथ साथ जासूसी का नेटवर्क कैसे फैलाया, उसने दलाई लामा की जासूसी कैसे की, इस काम में उसकी किन किन लोगों ने मदद की, ये जानने के लिए सबसे पहले चार्ली पेंग के इतिहास को समझना जरूरी है। असल में दलाई लामा की जासूसी करने के लिए सबसे पहले चार्ली पेंग ने कुछ तिब्बत के लोगों से दोस्ती की, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जासूसी के इस नेटवर्क के बारे में किसी को भी कानो कान खबर हो। इसके लिए उसने नेपाल में तिब्बत के लोगों से दोस्ती की। चीन के इस गुर्गे ने अपना नेटवर्क फैलाने के लिए नेपाल का रास्ता चुना। 2009 में लुओ सांग उर्फ चार्ली पेंग कुछ तिब्बती नागरिकों के साथ नेपाल पहुंचा। 2009 से 2014 तक वो काठमांडू के पास गेलुग मठ में रहा। उसने काठमांडू में औषधि और जड़ी बूटियों का कारोबार शुरू किया। इस काम में उसने अच्छा पैसा कमाया। 2014 में चीन से मिले निर्देश के बाद वो दिल्ली पहुंच गया। दिल्ली में अपना नेटवर्क तैयार करने के लिए लुओ सांग ने एक खास जगह को चुना। ये जगह है कश्मीरी गेट के पास मजनू का टीला। दिल्ली के मजनू का टीला इलाके में बौद्ध समुदाय की बड़ी आबादी रहती है। लुओ सांग मजनू का टीला इलाके की पंजाबी कॉलोनी में रहने लगा। यहीं पर उसने नूडल्स का बिजनेस शुरू किया। कुछ लोगों की मदद से उसने अपना कारोबार फैलाया। कारोबार जमने के बाद उसने अलग अलग बैंकों और चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद से हवाला का काम शुरू कर दिया। इस दौरान लुओ सांग उर्फ चार्ली पेंग ने चीन के इशारे पर भारत में जासूसी का काम शुरू कर दिया था। सूत्रों के मुताबिक साल 2014 में दिल्ली में आते ही उसने दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में दलाई लामा की टीम में घुसपैठ करने की कोशिशें शुरू कर दी थीं। इसी दौरान चार्ली पेंग की मजनू का टीला इलाके में कुछ लामाओं से दोस्ती हुई, अच्छे संबंध बने और सूत्र बताते हैं कि चार्ली पेंग ने इसी का फायदा उठाते हुए इन लामाओं को रिश्वत के तौर पर कुछ पैसे भिजवाए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सूत्रों के मुताबिक लुओ सांग ने एक लामा को 2 से 4 लाख रुपए रिश्वत के तौर पर दिए। इस पैसे की एवज में उसे दलाई लामा के बारे में कई जानकारियां मिली। लामाओं के जरिए मिली इन जानकारियों को लुओ सांग चीन भेजता था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि लुओ सांग जासूसी के इस काम को बड़े शातिर अंदाज से अंजाम दे रहा था। पता चला है कि वो जासूसी के एवज में दिए जाने वाले पैसे को खुद नहीं देता था, वो अपने ऑफिस के स्टाफ के जरिए पैसे भिजवाता था। यही नहीं, इन जानकारियों को चीन तक पहुंचाने के लिए वीचैट का इस्तेमाल करता था। वीचैट वही चाइनीज ऐप है जिस पर यूजर्स की इंफॉर्मेशन लीक करने के आरोप लगे। कहा गया कि चाइनीज ऐप्स के जरिए जासूसी हो रही है।
इन्हीं आरोपों के बाद भारत सरकार ने कुछ दिनों पहले वीचैट समेत 59 चाइनीज ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया। इन शेल कंपनियों से लेन देन की जानकारी जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मिली, दिल्ली, गुरुग्राम और गाजियाबाद में करीब 21 ठिकानों पर छापेमारी हुई, जिसके बाद पिछले हफ्ते इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लुओ सांग उर्फ चार्ली पेंग को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। पूछताछ में लुओ सांग ने हवाला कारोबार को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए। लुओ सांग ने फर्जी शेल कंपनियों के नाम पर करीब 40 बैंक खाते खुलवाए थे। इन खातों में करीब 1000 करोड़ रुपए जमा कराए गए। फर्जी कंपनियों से भारत में रिटेल बिजनेस के लिए 100 करोड़ रुपए का अग्रिम भुगतान किया गया। यह भुगतान हांगकांग और अमेरिकी करेंसी में किया गया। इससे पहले भी लुओ सांग के नाम पर ओटीए नाम से फर्जी कंपनी रजिस्टर्ड की गई थी, जिसे कस्टम विभाग ने खाली करा लिया था। ओटीए जो कंपनी थी, जिसको आप ओटा कह रहे हैं, ये दिल्ली की कंपनी थी जो हमारे रिकॉर्ड में थी और 501 अल्फा में थी। और जैसे ही इनके यूनिट ऑनर को ये पता चला कि देयर इज समथिंग, बिकॉज एक नोटिस आया था उनको कस्टम से, तो उन्होंने इसको वैकेट करवा लिया इमीडिएटली। अब तक लुओ सांग के नाम पर रजिस्टर्ड 5 फर्जी शेल कंपनियों का पता चला है, जिनसे करीब 300 करोड़ का लेन देन किया गया है। ये पहला मौका नहीं है जब लुओ सांग को पकड़ा गया है। इससे पहले साल 2018 में लुओ सांग को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था। तब इसके पास से फर्जी पासपोर्ट और आधार कार्ड मिला था, लेकिन उस वक्त इसकी जमानत हो गई थी। हालांकि इस बार जांच एजेंसियों के पास लुओ सांग के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं, जिसको लेकर रोज बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। जिस तरह लुओ सांग पूछताछ में खुलासे कर रहा है, आने वाले दिनों में इस मामले में और भी चौंकाने वाली बातें सामने आ सकती हैं। जांच एजेंसियों की नजर बैंक अफसरों, चार्टर्ड अकाउंटेंट और उन लोगों पर भी है जो लुओ सांग के हवाला कारोबार में उसकी मदद कर रहे थे। जांच एजेंसियां उन लोगों की भी तलाश कर रही हैं जिन्होंने लुओ सांग तक दलाई लामा से जुड़ी जानकारियां पहुंचाई। यूपी के बुलंदशहर में हुई सुदीक्षा भाटी